अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कानूनी और सियासी जो मजबूरियां हैं वो हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत सारे मामलात हैं जो बदस्तूर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा किए हुए हैं। 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। वो वन डे एक इवेंट था, जो तहरीक चलाने की बात हो रही थी वो हमें होती नज़र नहीं आ रही। अभी 14 अगस्त जो नेशनल डे भी है, कौमी आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान भर से लोग जो हैं वो सड़कों पर होते हैं, जश्न आज़ादी मना रहे होते हैं। उस रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। ऑन द अदर साइड पार्लियामान में अगर हम देख लें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो एक नंबर्स हैं उसमें बड़ी तेज़ी से कमी आ रही है। 9 में केसेस में अपोजिशन लीडर हो, पार्लिमानी लीडर हो, सब जो है वो नाअहल हो चुके हैं। पार्लियामान से उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। इसी टाइम पीरियड में 9 में केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 12 अगस्त को बानी PTI की ज़मानत के हवाले से केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इसको सुनेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कुछ आसानियां पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं? कुछ रिलीफ मिलेगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को? जो वोटर सपोर्टर खासे अरसे से हम देख रहे हैं कि मुश्किलात का शिकार है, और कुछ उम्मीदें भी उन्होंने लगा रखी हैं, वो कुछ उनकी उम्मीदें पूरी होंगी कि नहीं होंगी? दूसरी जानिब अगर हुकूमती कैंप और ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात कर लें तो वह इन हाउस बहुत सारे मसाइल का सामना जो है पार्टी में देखने को मिल रहा है। वहाँ की जो पंजाब हुकूमत है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। वो एक अफसर की गिरफ्तारी सियालकोट में, ये सारा मामला वहाँ से पैदा हो। इसके साथ साथ 27वीं आईनी तरमीम की भी बातें हो रही हैं। कुछ नए फार्मूलाज, कोई सिस्टम रैप अप करने की, डिफरेंट हुई इसकी स्पेकुलेशन इस टाइम मार्केट में ज़ेर गर्दिश है। तो इन हालात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो एक बड़ी स्टेक होल्डर भी है, वो अपने लिए किस तरह एक स्पेस पैदा कर सकती है ताकि उसके जो वोटर सपोर्टर, जो कारकुनान जो तवील अरसे से मुश्किलात में हैं, उनके लिए कुछ बेहतरी आ सके। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद भी अपना जो पोलिटिकल रोल, एक बड़ी मतलब पोलिटिकल सियासी जमात है, रूल कर चुकी है मुल्क पे, वो दोबारा से ज़रा मेन स्ट्रीम में आ सके, चीज़ें अपनी बेहतर कर सके। आज के प्रोग्राम में जो पहला पार्ट है उसमें इन तमाम इशूज़ बात कर साथ मौजूद है साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बता दें कि इन हालात में जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसकी सियासत, बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ख़ुसूसन कहाँ पे खड़े हैं? ये बानी PTI को तो फ्रैंकली फर्क नहीं पड़ा ना। वो तो उनकी पॉपुलैरिटी तो उसमें तो इजाफा ही हो रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं हो रही है। प्रॉब्लम PTI का है। PTI जो है वो असल में पहली बात तो ये है कि जो सारा काडर था PTI का, वो तो 9 मई और 25 जून के दरमियान जो है वो काडर तो सारा खत्म कर दिया गया। अब जो लोग वहां पे रिप्लेस हुए, वो इधर उधर से खान साहब ने चुन के उनको लगाया। उनकी कैपेसिटी के सीरियस इश्यूज हैं। सो वो कोई आप समझिए कि एक्सेसिव पावर्स फिर यूज हो रही है, जाहिर है एक तरफ, और दूसरी तरफ कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सो इस सारे खेल में जो मसला है वो ये है कि एक तरफ एक्सेसिव पावर है, दूसरी तरफ पॉपुलैरिटी है जो इमरान खान की है, और तीसरी तरफ इंतहाई मीडियोकर पॉलिटिक्स है जो PTI की है। सो पाकिस्तान इस वक्त इस तिकोन में जो है वो फंसा। ठीक है फवाद साहब, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आप मुश्किलात की तो बात कर रहे हैं। 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल हुए बानी PTI को जेल में। एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, अब दोबारा से 14 अगस्त की एक नई डेट दे दी। वो तहरीक, वो मोमेंटम बनता नजर नहीं आ रहा। तो जो 5 अगस्त का एहतजाज था, आप उसको कैसे देखते हैं? जो तहरीक है, ये एहतजाज है, वो एक बड़ी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा होता है। ये एहतजाज खुद तो कोई स्ट्रेटजी नहीं होती ना। आपने उस एहतजाज से कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, वो एक तो है नहीं। फिर देखिए आपने अपने वर्कर्स को बचाना कैसे है, उनको इस फियर से, इस एक्सेसिव पावर जो यूज होती है हुक्मरानों की तरफ से, उसके खौफ से कैसे बाहर निकालना है, उनकी हिफाजत कैसे करनी है। मेरी नजर में PTI का जो सबसे बड़ा अलमिया है कि वो अपने आप को बहुत तन्हा रखे हुए हैं। एक तरफ वो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है, फिर उन्हें जो गवर्नमेंट की पार्टीज हैं उनकी शक्लें पसंद नहीं है, फिर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में भी उनकी कोई जो है वो से नहीं है, और फिर वो समझते हैं ये काफी नहीं है, हमने अपोजिशन की सारी जमातों से भी लड़ना है। तो भाई इतने सुपरमैन तो आप नहीं है ना। स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी है नहीं, उसकी वजह से सारे बेचारे जो MNAs MPs हैं, और फिर आदत चूंकि आप PTI की पॉलिटिक्स को अंदर से भी समझते हैं, आपको भी पता है कितनी खुशियां मनाई जा रही हैं कि लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, ताकि हम उनकी जगह नए लोग आ सकेंगे और हम कैंपेन में पैसे बना सकेंगे और कर सकेंगे। जो एक इकोनॉमी क्रिएट हो गई है PTI में इमरान खान के जेल के अंदर होने की वजह से, उसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने वाले भी बहुत सारे लोग। आइसोलेशन की भी आपने बात कर दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आइसोलेशन का शिकार है। कुछ फैसले जो माजी में भी गलत हुए, वो बल्कि पार्लियामान से पंजाब असम्बली और मतलब असम्बलियाँ तोड़ने वाला, तहलील करने वाला फैसला परवेज़ इलाही साहब कहते हैं उसके पीछे आप थे, आप लोगों ने इस तरह के एडवाइसेस की
नहीं थी। अभी ज़िमनी इलेक्शन, बाय इलेक्शन होता है जो सीटें खाली हुई हैं, तो बानी पीटीआई की जानिब से मामला आया है सामने कि जनाब इसका बायकआउट किया जाए, इस इलेक्शन में जाके कुछ नहीं मिलेगा। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहिए कि बस पता है कि रिजल्ट क्या होंगे, अगर इलेक्शन में गए भी तो कुछ नहीं मिलना? ये उसी फैसलों की वजह से ही पीटीआई आज जो सियासी कुव्वत है, इमरान खान की जो ताकत है, वो उन्हीं फैसलों की वजह से है। इस तरह के बड़े फैसले लेना, सच्ची बात ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब हों या कोई और लीडर हो, उसके बस की बात नहीं है। ये तो इमरान खान ही ले सकते थे। और आज तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया कि हम डिफाइंस करेंगे सिस्टम के खिलाफ, तो उसकी वजह से और जब आपको भी पता है कि जब हमारी असम्बलियां तोड़ी जा रही थी, अदम एतमाद आ रहा था, हमारी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी कहीं करीब भी नहीं थी इसके जो अब इमरान खान को मिली। और ये इन्हीं बड़े फैसलों की वजह से इमरान खान को मिली। गलती असम्बली तोड़ना या असम्बली से बाहर आना नहीं था। गलती ये थी, दो बड़ी गलतियां थी। एक तो जो हमने एस्टैब्लिशमेंट से अपने राब्ते खत्म कर दिए, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। हाइंडसाइट में मैं देखता हूँ बहुत नुकसान हुआ हमें इसका। और दूसरा, जो हमने इलेक्शन मिल रहा था और हमने नहीं लिया। हमने सब कुछ इलेक्शन लेने के लिए किया था और इलेक्शन मिल गया था हमें, और मेरी समझ से बाहर है कि हमने इलेक्शन क्यों नहीं लिया। बहरहाल वो एक और कहानी है। लेकिन देखिए, अब आके अगर इमरान खान के इलेक्शन लड़ेंगे, सवाए इसके कि पीटीआई के कुछ लोग टिकटों के बहाने कुछ और पैसे कमा लेंगे, कुछ लोग जो है वो इलेक्शन कैंपेन के बहाने फंडिंग कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है। इमरान खान को तो इस सिस्टम में होने का, जब उनको स्पेस ही नहीं दी जा रही, जब पीटीआई को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा, तो मुझे आप बताइए वो क्यों इलेक्शन लड़े? आप तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बात कर रहे हैं अपने साथ खड़े होने की, मतलब जो लीडरशिप है आवाम के अपने लोगों के साथ खड़ी हो। मुस्तबिक नून में हम एक मसला देख रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब थोड़े खाइफ है। पंजाब में एक उनके अपने डिस्ट्रिक्ट से ही एक ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई है, पंजाब में उसको गुड गवर्नेंस का जो सीएम है वो नाम दे रही हैं। तो मुस्तबिक नून के अंदर एक तकसीम हमें नज़र आ रही है, तो आगे चलकर ये बढ़ भी सकती है। आपका क्या इसके ऊपर एनालिसिस है और इसका कुछ समहाउ फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। मेरा तो ख्याल है कि पीएमएलएन और एस्टैब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी बिल्कुल कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ। और उनके लिए इमरान खान इतना बड़ा एक इस वक्त एक समझिए कि खतरा बने हुए हैं कि वो इस अलायंस में कोई रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अगर हैं भी तो ये चीजें हल हो जाएंगी। जब तक इमरान खान ये स्पेस क्रिएट नहीं करते, जो मैं सच्ची बात यह है कि 3 मुलाकातों में खान साहब से जो मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि देखिए, हम मिलिटेंट नहीं है, हम बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। हम पॉलिटिशियन है, हमें पॉलिटिक्स का रूम मिलेगा, हम पॉलिटिक्स कर सकेंगे, नहीं मिलेगा हम नहीं कर सकेंगे। सो आपको इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अगर इमरान खान इस तरह का माहौल रखें, पीटीआई इस तरह का माहौल रखे कि हम आएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे, तो मुझे बताइए ना कि फिर एस्टैब्लिशमेंट हो, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, वो क्यों जो है कि जगह जो है वो देगी। आपका जो प्राइमरी इस वक्त काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि टेम्परेचर नीचे आ सके। उसमें जाहिर है सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो तो ताकतवर हलकों की है कि टेम्परेचर नीचे आए, बट उतनी ही इमरान खान और पीटीआई की भी है। ठीक है, अब आप जो स्पेस पैदा करने की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं, कोट लखपत जे लाहौर में जो कैद लीडरशिप है, शाह महमूद साहब हैं, महमूद रशीद साहब, दीगर जो लोग हैं, उनकी जानिब से बानी पीढ़ी से रिक्वेस्ट भी की गई थी कि डायलॉग करें, बातचीत करें, सियासी जमातों से बातचीत कर लें ताकि चीज़ें जो है बेहतर हो सकें। लेकिन बानी पीटीआई ने पूरे मामले को वीटो कर दिया और बातचीत करने को तो वो खुद तैयार नहीं है। जब बातचीत नहीं करेंगे, इस तरह बात करें, तो स्पेस फिर कैसे पैदा होगी? अब उनके ऊपर तो कोई हुक्म नहीं चला सकता, इलाके जो फैसला है वो तो उन्होंने खुद करना है। नहीं, लेकिन अब इमरान खान के साथ बात करने की जरूरत भी तो नहीं है ना इनमें से किसी की। आपका आपका क्या ख्याल है कि सलमान अकरम राजा हो या गौहर हो, ये तो अभी खान साहब को इतना जानते ही नहीं है कि कोई बात कर सके। जो बात करनी थी वो शाह महमूद कुरैशी साहब कर सकते थे, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर चीमा, यास्मीन राशिद कर सकती थी। उन लोगों को ज़ाहिर कोई एक्सेस ही नहीं है खान साहब। तो ये तो एक प्रॉब्लम है इस वक्त कि इमरान खान जो है वो तो इस वक्त जेल में है। उनकी जो पिक्चर है उनके सामने वो उस तरह से नहीं है। आई थिंक जो लेटर लिखा था एजाज चौधरी साहब ने, महमूद रशीद ने और शाह साहब ने, वो बड़ा साइब लेटर था और उसके ऊपर पीटीआई को उसको अमल करना चाहिए था। और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की लीडरशिप ने इन लीडर्स को, जिन्होंने अपने बुढ़ापे में इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तरीके इंसाफ के लिए, उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। और इसी तरह से जो लोग जेलों में गए हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई, जिसका एक बहुत
अलमिया है ये ठीक जो है हम देख वफा साहब, हम पाकिस्तानी सियासत में देखते हैं हर 6-8 माह बाद कोई नया फार्मूला, कोई ना कोई नई स्पेकुलेशन, रूमर्स जो है वो मार्केट में आ जाते हैं। अभी सदारती निज़ाम की बात हो रही है, 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, सिस्टम को रैप अप करने की बात हो रही है। तो इसमें आपके मुताबिक कितनी हकीकती चीज़ें हो सकती हैं, मुमकिन है मौजूदा टाइम में? ये पहली बात तो ये है कि जो डिफेक्टो पावर है उसने डिजोरे पोजीशन तो लेनी होती है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि डिफेक्टो पावर एक तरफ रहे और डिजोरे जो जिसके पास कोई ताकत नहीं है आप समझें कि वही करता रहेगा, ये तो पॉसिबल नहीं होना। अल्टीमेटली तो ये कब वक्त का तो जाहिर है मुझे नहीं पता, या डिसीजन मेकिंग का तो हमें नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान को इस तरह तो नहीं चलाया जा सकता। जाहिर है जो डिफेक्टो पावर है उसने ही ये 51 में, अगर आप 52 में जब बने अयूब खान डिफेंस मिनिस्टर, तो वो 5 6 7 साल डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे ही पाकिस्तान चलाते रहे, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें फिर डायरेक्टली ही आना पड़ा। यहाँ पे भी देखें इतना वक्त हो गया है, कितनी देर डिफेक्टो पावर को आप जो है वो पड़े रखेंगे और ऐसे ही जो कठपुतलियां हैं वो हुकूमत करेंगी, ये तो मुमकिन नहीं होना। सो इट विल गो अगेंस्ट द हिस्ट्री, इट विल गो अगेंस्ट द पॉलिटिकल फिलोसफी अगर ये होता है तो वो तो पोजीशन उन्होंने लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अगर 18वीं तरमीम की जो चीजें हैं उसको रिवर्स करते हैं, ये पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए जरूरी है। 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान की फेडरेशन की चोलें हिला दी हैं। 4 चीफ मिनिस्टर बन गए हैं जिनका ना सर है ना पैर है, ना वो काबीना से पूछते हैं, ना उनका ब्यूरोक्रेसी को उनका इल्म है, और अरबहा रुपया जो है वो 4 चीफ मिनिस्टर्स पाकिस्तान के समंदर में डुबो देते हैं हर साल। ना उनको कोई पूछने वाला है, ना उनको कोई बताने वाला है। आप देखें ना, पंजाब की हुकूमत ने, बलूचिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह से पैसे ज़ाय किए हैं, सिंध की हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, आई मीन इट्स अ जोक कि आप टैक्स पेयर के पैसे की जो बेहुरमती इन चीफ मिनिस्टर्स ने की है, और ये सिर्फ मैं मौजूदा चीफ मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा, जब से ये 18वीं तरमीम आई है, इसको रिवर्स करना बहुत जरूरी है। एनएफसी अवार्ड को चेक करना बहुत जरूरी है। प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड लेके आना बहुत जरूरी है। अगर 27वीं तरमीम इन इश्यूज के ऊपर आती है, पूरी कौम का साथ देगी और बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और उसको आना चाहिए। ठीक हो गया। स्पेकुलेशंस की बात करते हैं, एक स्पेकुलेशन और भी है कि मोहसिन नकवी साहब जंग से इलेक्शन लड़ेंगे, वकास अकरम साहब उनको नाअहल करार दिया जाएगा, तो इसको कैसे देखते हैं, इस पर क्या तबसरा करेंगे? पड़ता है, देखिए अभी भी तो मोहसिन नकवी वही क्लाउड एंजॉय कर रहे हैं, वकास अकरम रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? कौन सा तीर मारा उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, और जब तो वो तो गए ही नहीं, खैर माशाल्लाह, सियासत में उन्होंने क्या तीर मारा है। सो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मोहसिन नकवी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो डिफेक्टो पावर है उन्होंने अपनी डिजोरे पोजीशन कब लेनी है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे तो देखें, ये तो कठपुतली है ना, वो कितनी देर आएंगे रहेंगे करेंगे, वो तो एक सिलसिला है, छोटा मोटा चलता रहेगा। दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। द रियल इम्पोर्टेंट इज कि 27वीं तरमीम में आप 18वीं तरमीम की जो खराबियां हैं उनको दूर करने ठीक की है, कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, और फिर हमारे मुल्क में जो डिफेक्टो रूलर्स ठीक हैं है, उन्होंने ठीक डिजोरे है। पोजीशन का। आप जो डिफेक्टो पावर्स की बात कर रहे हैं कि वो स्ट्रेंथन हो रही है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो रहा है, तो पॉलिटिकल सिस्टम की मजबूती के लिए बानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? आप बड़े करीब रहे हैं, माजी में मशवरे देते रहे उनको, तो क्या एडवाइस करेंगे बानी पीटीआई को कि सिस्टम में रहने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम की मजबूती के लिए क्या करना चाहिए? देखिए मैंने तो, जब मेरी मुलाकात हुई खान साहब से, मैं पहला मशवरा तो मैंने उन्हें दिया है जी कि ये जो मौजूदा टीम है इसके होते हुए आप बाहर नहीं आ सकते। आप जो मर्जी आप कहते हैं कि मैं बाहर आऊंगा तो ये आप कर लें, ये कर लें, लेकिन आप आ ही नहीं सकते क्योंकि ये इतने मीडियोकर है और इनका पॉलिटिकल कद ना होने के बराबर है, और इनको इतनी बड़ी पार्टी देना सरीहन जुल्म है। तो आप इसको मेहरबानी करें, और पॉलिटिकल लोगों को मैंने उन्हें नाम भी सजेस्ट किए, जो मैं अभी आपको नहीं बताता क्योंकि वो फिर बाकी लोग जो हैं वो भी हो जाते हैं। तो मैंने उन्हें नाम भी सजेस्ट किए कि आप इन 3 4 लोगों के ऊपर अपनी कमेटी बना दें, और उसके बाद इस कमेटी को मैंडेट दें कि ये अलायंस कर सके। देखिए पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान के साथ, पीर पगाड़ा के साथ, जमात इस्लामी के साथ एक बड़ा पॉलिटिकल अलायंस बनाना चाहिए, और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत भी करनी चाहिए, और बातचीत की नाकामी की सूरत में तहरीक की भी बैक एंड के ऊपर तैयारी होनी चाहिए। जब तक ये एक पॉलिसी वो नहीं बनाएंगे और बिल्कुल अकेले ही हर काम करना चाहेंगे, ये नहीं हो सकता। और इस लीडरशिप के साथ आप ना अलायंस बना सकते हैं, ना आप तहरीक चला सकते हैं, ना ही आप कोई और
जो आप समझिए मूव है आपकी मुमकिन है। तो ये खान साहब को 2 साल हो गए हैं, इनके ऊपर और एतबार आप कर लें, देख लें कितनी देर ये चला सकते हैं। ठीक है फवाद साहब, आलमी अमूर पे भी आपकी गहरी नज़र रहती है। डोनाल्ड ट्रंप को अगर देख लें, पाकिस्तान से बड़ी आजकल अच्छी अच्छी खबरें अमेरिका से पाकिस्तान के लिए आ रही होती हैं। ऑन द अदर से इंडिया के लिए सामा मोदी सरकार को, मोदी को वो होटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सिचुएशन पर क्या कहेंगे, और सेकेंडली इसका पाकिस्तान फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं? लास्ट में तो ये बता दें। वो तो देखिए ज़ाहिर है पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान ग्लोबल जो रेलेवेंस है उसकी बहुत उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। अभी देखिए आज मार्क रूबियो ने तो ये भी कह दिया है कि अपनी ट्वीट में उन्होंने ये बात कही है कि ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने जो मीडिएशन की है वो बड़ी काबिल कदर है। सो आई थिंक आई मस्ट से कि जो फील्ड मार्शल की जो मुलाकात हुई थी ट्रंप साहब से, और फिर उसके बाद इसहाक डार साहब ने जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है वो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा कमेंडेबल है। और अब तो ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो इसको सारी पोजीशन को बड़ा एंजॉय कर रहा है और कर रहा है। हमेशा सर्कमस्टांसेस होते हैं लेकिन आपने उनसे फायदा उठाना होता है। सो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है डेफिनेटली उसको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इन सर्कमस्टांसेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और आज जो पाकिस्तान की रेलिवेंस है वो बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनली। और हिंदुस्तान एक प्रोजेक्ट चला रहा था बहुत तवील अरसे से, तकरीबन मेरा ख्याल है 20 साल तो हो ही गए, कि जिसमें वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट और कंट्री के तौर पे पेश करना चाहता था पोस्ट 9/11। वो प्रोजेक्ट मुकम्मल फेल हो गया इंडिया का। और आज इंडिया जो है वो मोदी का जो हिंदुस्तान है वो एक इंतहाई ज्यादा जो सफारती ओब्लिवियन है या सफारती तन्हाई का शिकार है और उल्टा उनके ऊपर पड़ गया है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि इसको वो यूज करें। ठीक है, पाकिस्तान की अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इस टाइम हालात बन चुके हैं, इससे मजीद भी फायदा उठाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया फौजी साहब हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद सियासी मामला पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तरह बात कर लेते हैं। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया जो बज़ाहिर उस तरह से हमें कामयाब नज़र नहीं आया। पार्टी के अंदर से ही उस पर बातें हुई कि जो कुछ हो सकता था वो नहीं हुआ। मुख्तलिफ नौयत की आरा हमें देखने को मिली। अभी 14 अगस्त को जो हमारा कौमी दिन है उसके दिन भी, उस रोज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से एहतजाज करने जा रही है। ऑन द अदर साइड हम KPK में देख रहे हैं, वहाँ पे टेररिज्म को लेके एक टेंस सूरत हाल बनती चली जा रही है। वफाकी जो हुकूमत है उसका एक और मौक़िफ़ है, और जो KPK हुकूमत और वहाँ पे CM है वो एक दूसरी लाइन लिए हुए हैं। जरगा भी हो रहा है, कोशिश हो रही है कि पीस हो सके, लेकिन टारगेटेड बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं वो भी वहाँ पे हो रहे हैं। ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ सरबराह बलोच साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी जमात को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। मैडम आपसे आगाज़ कर लेते हैं। एक तरफ तो सियासी बात हो जाए, आप डायलॉग की भी बात कर रहे हैं कि वफाक में कुछ चीज़ें बेहतर हो सकें, सूबे में चीज़ें बेहतर हो सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस मिल सके। ऑन द अदर साइड अपोजिशन लीडर जो नेशनल असम्बली के हैं उनको सजाएं मिल गई, उनको डी नोटिफाई कर दिया। तो इन हालात में किस तरह डायलॉग हो सकेंगे, क्योंकि मसाइल बहुत सारे हैं। वो मतलब आप देख लें, इंटरनेशनल लेवल पे देख लें कि पाकिस्तान को किन किन मसलों का सामना है। लोकली टेररिज्म बलोचिस्तान में KPK में आपके सामने है। तो या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो वफाकी हुकूमत का रोल है वो हमें प्ले होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, वफाकी हुकूमत ने स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप प्राइम मिनिस्टर साहब से स्टार्ट हो के जो भी इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं वो बार बार कहते रहे हैं कि आएँ, बैठें, हमारे साथ डायलॉग करें। जो उमर अयूब साहब हैं, एक्स लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दावत दी थी, उन्होंने दावत ठुकरा दी। उनका अपने प्रेशर्स हैं, उनको पीछे से खान साहब की तरफ से क्लैरिटी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है कि एनवायरनमेंट आपने पैदा करना है ना। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बुलाया था जी कि आए मेरे साथ बैठें जी। तो और उसे एक दिन पहले क्या हुआ ये भी बताएं। देखें, अगर वो चीफ जस्टिस साहब अपनी और पेशावर में क्यों बुलाया था ये भी बताएं। अगर चीफ जस्टिस साहब उनको बुलाते तो आपको क्या लगता है उसके कोई रिपरकशंस होते? डेफिनेटली ही वुड हैव टेकन रिस्पांसिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दैट वुड हैव हैपेंड इन दैट मीटिंग। इनकी असल में कुछ अपनी सियासी मजबूरियां हैं। इनको हमेशा से, क्योंकि खान साहब एक खिलाड़ी रह चुके हैं, एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, उनका माइंड हमेशा सोलो फ्लाइट
की तरफ जाता है। वो कभी भी अपोजिशन के साथ, या जब वो गवर्नमेंट में थे, अब वो उस वक्त की अपोजिशन थी, अब हुकूमत अपोजिशन में, ही डजंट बिलीव इन सिटिंग विद हिज कंपेटिटर्स। नहीं, वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं उसके अंदर, वो टेनिस नहीं खेली कि वो 16 अपनी टीम के साथ तो चलते हैं ना, अपनी टीम के साथ तो चलते होंगे, लेकिन उनकी तरफ से ये डायलॉग या बैठना या करना, बार बार इनको दावतें होती हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, स्पीकर साहब बार बार कहते हैं, लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इनका रवैया ये है कि ये पोस्चर करें कि हमारे साथ कोई बैठता नहीं है। जब बैठने की दावत होती है तो वो उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि ये बात हमने सुनी नहीं है। लेकिन उनके फायदे में तो नहीं है ना कि हुकूमत के साथ ना बैठे या अपने लिए स्पेस ना पैदा करें, जो हालात बन गए हैं। उन्होंने अपने लिए स्पेस पैदा की हुई है। हमारी साहब आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हुकूमत तो बारहा जो है बात कर चुकी है कि आए बैठे बात करें, डायलॉग करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बात नहीं करना चाहती, और इस टाइम में जब आपकी पार्टी जो है मुश्किलात जो है बढ़ती चली जा रही हैं। 2 साल वाली तहरीक इंसाफ को जेल में हो गए हैं, केसेस आपके सामने हैं। अब जो लोग पार्लिमान में बचे थे वो भी माइनस होते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे समझ नहीं आती मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात सुनूं। जस्टिस सलाउद्दीन की बात सुनूं जब वो कहते हैं वेदर वी आर जजेस और बैंडिट्स। अब मुझे ये नहीं पता वो ये क्यों कह रहे हैं। मुझे अगर बैंडिट्स में मैं प्रिज्यूम करता हूँ कि जो रिजर्व सीट्स जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी वो किसी और को दे दी गई है। मुझे तो इससे यही लगता है, और उसके बेनिफिशरी बहुत सारे लोग हैं कि जो औरों के हिस्सा लेकर आ गए हैं। कैसे आ गए, क्या हो गए, अपनी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। लेकिन एक बात याद रखना, देखिए इस तरह है, हर इलाके हर जगह के अपने मसाइल होते हैं। देयर इज मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट। अब लेट्स से केपी के जो लोग हैं, एज पर 18th अमेंडमेंट हम लोग ये चाहते हैं, और जब बात करते हैं सारे लोग हमेशा कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है ना ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सो अगर केपी की गवर्नमेंट और केपी के लोग ये समझते हैं कि वो इस चीज़ को हल कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो करना चाहिए। नंबर 2, अगर आप दुनिया का जो एविडेंस देखें और अगर आप वो बेस करते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजन पे, तो आज तक दुनिया में कहीं भी ऑपरेशंस के थ्रू आपने टेररिज्म का हल नहीं ढूंढा। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इससे पहले 21 या 22 ऑपरेशंस हो चुके हैं। आज तक उनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट कभी नहीं आया। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स में हफ्ते, महीना, 2 महीने, साल, 1.5 साल के लिहाज से कुछ साहब, अब उनसे कैसे बात करें जो रोजाना की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान के जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, आज सिविलियन जो लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं। सिर्फ केपीके का ये डाटा जो है ये मेरे पास मौजूद है, 46 के करीब जो है 6 माह के अंदर फोर्सेस के लोग हैं, इससे भी ज़्यादा का नंबर हो सकता है। 860 जो है सिविलियन लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो किस तरह इन लोगों से जाके बात करें, मतलब बैक करें उनके सामने, और कंजेक्टिव तीसरी गवर्नमेंट है आप लोगों की, तो ये तो मेरे ख्याल से मसले का हल नहीं है ना। किस तरह ये तो ना पीस मुज़ाकरात से कुछ हो रहा है ना ऑपरेशन से कुछ हो रहा है। यहाँ तो ये लग रहा है कि सीरियस होकर आप जो स्टेक होल्डर आप लोगों को बैठना पड़ेगा और कोई एक नुक्ते पे आना पड़ेगा, या तो ऑपरेशन करना है ऑपरेशन कर ले, मुज़ाकरात करना है मुज़ाकरात कर ले, लेकिन पीस तो कायम हो कम से कम। आप सबसे पहले 2 चीजें करनी होती है। एक, उनका नैरेटिव ब्रेक करना होता है, और चूंकि ये मल्टीफेसेट प्रॉब्लम है इसका इलाज भी मल्टीफेसेट ही होगा। आपने उनका नैरेटिव तोड़ना है, आपने उन नर्सरीज को खत्म करना है जहां से वो करते हैं और वो नैरेटिव के बेसिस पे होता है। तो ये सारी चीजें होती है। फिर उसमें आपने उन ग्रुप्स को कि जो कि उतने हार्ड लाइनर्स नहीं है उनको हार्ड लाइनर से अलग करना है। तो उनके अंदर एक डिवीजन क्रिएट करनी, ये सारी चीजें आसान नहीं होती, बड़ा मुश्किल होता है। इसमें ये याद रखें, टेररिज्म के जब जो टेररिज्म हो रही होती है उसमें कुछ चीज़ें कुछ उनके जो मुतालबात होते हैं वो जायज़ भी होते हैं अगर आप उनको बैठ कर देखें, और कुछ नाजायज़ होते हैं। तो आपने उनको सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना एक एक चीज़ को। जैसे चावल के अंदर से आपने छोटे छोटे वो कंकरियां अलग करनी होती हैं, आसान नहीं होता पर हो सकता है। तो वो सारी चीजें एक प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। अगर हम इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, जिस प्रोसेस में बात कर देगा 2018 से लेकर 2022 तक तकरीबन पौने 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में भी और सूबे में भी गवर्नमेंट रही, लेकिन ऑल दो 2020-21 का आप जो फिगर बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि ज़्यादा कार्रवाइयाँ नहीं हुई, चीज़ें मतलब पीस की जानिब पड़ी थी, लेकिन सेंचुरीज मौजूद रहीं। वो एक जो माइंड सेट था वो मौजूद रहा जो आज हम देख रहे हैं। सबर साहब,
आपकी तो फैमिली खुद भी इफेक्टेड रही है, बल्कि आप की जो साबका जमात है उसकी पूरी लीडरशिप के साथ जो कुछ हुआ, तो आप क्या समझती हैं कि जो डायलॉग जो है वो भी सामो कोई हल है कि ऑपरेशन के जरिए ही मामला हल होगा, क्योंकि सेंसिटिव इशू है और इस पर हमें यकजा एज ए नेशन होना पड़ेगा? देखिए आदिल साहब, इसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले हमारी पॉलिसी फ्रॉम द टॉप को स्टेडी रहना चाहिए। हमारा मसला क्या है कि हमारी पॉलिसी बैक एंड फोर्थ का शिकार होती है। हम कभी ऑपरेशन के लिए चले जाते हैं, फिर हम कभी बिल्कुल पीस मोड में चले जाते हैं, फिर हम कभी रीसेटलमेंट मोड में चले जाते हैं, जिसने बहुत तबाही की ना। ये जो 28 या 26 हज़ार फाइटर्स को वापस लाया गया, अब उनको आप कह दें कि ये जंगजू नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ज़िंदगी में सिर्फ बंदूक ही उठाई हो, उनको और कोई काम ना आता हो, तो उन्होंने इवेंचुअली अपने लिए ज़राए रोज़गार तो पैदा करना है ना, उन्होंने फिर इवेंचुअली यही किया। ये जो जिरगा था यहाँ पे फिर रियासत फेल है ना। आप कह रहे हैं कि जिन्होंने बंदूक उठाई है उनका और कोई जरिया माश नहीं है। जब आप उनको लेकर आए थे, जो भी लेकर आया था, तो उनको कोई जरिया माश भी दे देते हैं उनको, तो जो लाया था वो जरिया माश वापस भी लेकर आते हैं। जो लाया था वो जरिया माश देता ना। हम तो नहीं लाए थे, हम तो उस वक्त भी चीखे मार रहे थे, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मूव। देखें आदिल साहब, बात यह है कि हम लोग एज अ नेशन, एज अ कॉम, ऑपरेशन जब शुरू होता है तो हम बढ़ जाते हैं। हमें दोनों चीज़ें बहुत संजीदगी से करनी पड़ेंगी। एक टारगेटेड ऑपरेशन, एक ऑपरेशन एट लार्ज नहीं। देखें, प्रॉपर इंटेलिजेंस की बेसिस पे, क्योंकि ये बहुत पोरस बॉर्डर है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, और इसकी हमने बहुत बड़ी प्राइस दी है नो डाउट, बज़ाते खुद और एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री। और पुख्तून कौम ने तो बहुत दिए। जैसे आपने कहा था 6 महीने में 830 अमवात या शहादतें पुख्तूनख्वा ने भुगत ली हैं। इंजर्ड लोग बहुत ज़्यादा है। जो इस सूबे के लोगों का एक मेंटल हेल्थ का एक क्राइसिस है, जिस किस्म की वो जहनी कोफ्त और अजाब में ज़िंदगी गुजारे, वो तो कोई पूछता ही नहीं है। ये जो चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक जिरगा था, तो देखिए जी, जब आवाम की तरफ से एक बात आई कि लेट अस नेगोशिएट, तो सारी इंक्लूडिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसकी मैं बहुत नाक़िद हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्टेड देम, फेडरल गवर्नमेंट सपोर्टेड देम, आर्म्ड फोर्सेस स्टेप बैक कि चलें जी डायलॉग के जरिए कोशिश करके देख। लेकिन आज हमें अनफॉर्चुनेटली खबरें मिल रही हैं कि वो शायद जिरगा नाकाम हो गया, क्योंकि जिनके साथ आप जिरगा कर रहे हैं दे शुड बी विलिंग टू नेगोशिएट ऑल्सो। और जो उनके हैंडलर्स हैं, मेरी ये रिपोर्ट है कि उनकी तरफ से इनको इंस्ट्रक्शंस आई हुई है कि हमने आपको जिहाद के लिए भेजा है, नेगोशिएशंस के लिए नहीं भेजा। अच्छा। जिस काम के लिए आपको भेजा है अब वो काम करें। सो इन लोगों के साथ फिर हम क्या नेगोशिएट करेंगे? वो चाहते ही नहीं है। जो जिरगे के मशरान हैं उनके साथ 2-3 पहले बड़ी ज़रा नरमी दिखाई गई है, एवरीबडी बिकेम वेरी होपफुल, और फिर उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी का रवैया इख्तियार किया गया। वो चाह रहे थे कि ये वाली साइड जिरगे को तोड़ दे, लेकिन इस साइड ने सब्र तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ा। तो अब इवेंचुअली आई थिंक वो जिरगा वो अपनी तरफ से ही कॉल ऑफ करने के मूड में है। तो फिर इसके बाद क्या वो रह जाता है? देखिए, हमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इस चीज़ पे कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ पे पहले तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंतज़ामिया, हुकूमत, आर्मी, लेवीज, एफसी, पुलिस, बिकॉज ये जंग सब ने मिल के लड़नी है। पहले तो इनके जो बड़े हैं वो सारे एक पेज पर आए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें, एक फ्रेमवर्क बनाएं, और फिर उस फ्रेमवर्क को सारे ओन करें पब्लिक, बिकॉज पब्लिक में बहुत ज़्यादा, देखिए जी, पब्लिक में डिस्ट्रेसिंग इमेजेस दिखाए जाते हैं, पब्लिक में लोगों के मिसमार हुए हुए घर दिखाए जाते हैं, जख्मी बच्चे दिखाए जाते हैं। ये नहीं दिखाया जाता कि ये क्यों हुआ, इस घर में कौन रह रहा था, किसको पनाह मिली, या किसी इंटेल की वजह से बाकी इर्द गिर्द के घर नहीं तबाह हुए, ये एक घर क्यों तबाह हुआ। सो दैट नैरेटिव बिल्डिंग विल टेक टाइम, बट वी आवरसेल्व्स आर अ डिवाइडेड हाउस। बनाना है, स्टेट ने बनाना है, सूबे ने मिलकर बनाना है, मतलब वफाकी हुकूमत, सारे मतलब जो हुकूमती मशीनरी उससे मिल के सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जो एक KPK में बैठे हुए एक आम आदमी है, जो इफेक्टी है, जो मुतासरा ख़ानदान है, सेनेटर साहब, वो सोचती नहीं होगी फैमिलीज़ की, ये हमारे पॉलिटिशियन हैं, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक पॉलिसी नहीं बना पाए, अफगान वॉर, उसके बाद अमेरिका का वहाँ आना, उसके बाद चले जाना, मतलब आज तक वह पीस नहीं आ सका। तो अभी पॉलिसी जो है वो बनाने की जरूरत है। अभी जो जरगे की वो बात कर रही हैं कि जरगा भी कह रही है कि नाकाम हो गया है, अगर जरगा नाकाम हो जाता है तो उसके बाद ऑपरेशन की KPK हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर हमायत करेगी कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत वहाँ पर एक फुल फ्लैज ऑपरेशन या टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन हो जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी समर साहिबा ने 1-2 बातें की हैं उन्होंने, और जैसे आपने कहा था कि इनकी फैमिली को प्रॉब्लम हुआ था, मतलब दे आर द सफरर्स, दे वर ऑन द रिसीविंग एंड ड्यूरिंग देयर टेन्योर।
आप एक बात याद रखें, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पीटीआई के दौर में ये सब कुछ हुआ। मैं आपको कुछ डेट्स के साथ बताता हूँ। अक्टूबर 2021 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने एक प्रपोजल दिया और जो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी एक कमेटी, जो जो उनके वो सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको एक ब्रीफिंग दी गई 2021 अक्टूबर में। फिर उसके बाद ये याद रखें जिसमें ये सारी बात हुई थी और उसमें मुराद सईद ने चंद 5 सवालात किए थे। एक उन्होंने कहा था कि अगर आप ये प्रपोज कर रहे हैं, क्या आपने उन 80,000 शहीदों की फैमिली से पूछा है? एक सवाल था। नंबर 2, क्या आपने वो जो एपीएस के जो बच्चे जो शहीद हुए थे उनकी फैमिली से पूछा है कि आप इनको वापस लेकर आना चाहते हो? नंबर 3, क्या आपने एएनपी के जो शोहदा हैं उनकी फैमिली से पूछा है कि आप इनको रिपैट्रिएट करना चाहते हो? ये और इसके अलावा 4, 5, 6 और सवाल थे। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी होती है वो जून 2022 में होती है और उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट जाती है अफगानिस्तान और इस बात पे डिस्कशंस करती है। फिर नेक्स्ट जो चीज जाती है वो जुलाई 2022 में होती है और कुछ रिपैट्रिएशन स्टार्ट होती है। फिर सितंबर 2022 लास्ट वीक एंड अक्टूबर 2022 फर्स्ट वीक रिपैट्रिएशन होती है ड्यूरिंग दिस टाइम। सो ये वो चीजें थी कि जिसके ऊपर इमरान खान ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था। ही नेवर सेड यस। सो ऑल ऑफ दिस थिंग वाज डन। हाँ, हमारी गवर्नमेंट के दौरान में ये प्रपोजल आया था लेकिन इट वाज नेवर, और एवरी टाइम चाहे वो जून हो 2022 हो, चाहे वो जुलाई 2020 हो, सितंबर और अक्टूबर हो, आपने मुराद सईद की वो सारी चीजें, पीस मार्च और वो सारी चीजें आपने देखी हैं कि क्या हो रही थी, किस तरीके से वो इसको अपोज कर रहे थे। तो अगर आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौकफ देखें, वी वर नेवर प्रो दिस थिंग। यस, इट वाज द देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अलोंग विद हिज टीम, उन्होंने ये प्रपोज किया था, लेकिन पीटीआई एज अ गवर्नमेंट नेवर डन दैट थिंग। हाँ, उसके उन्होंने जिनको फिर सपोर्ट किया और लेकर आए थे एज अ रिजीम चेंज, उन्होंने इसको लेकर आगे गए थे और रिपैट्रिएशन टोटल उनकी गवर्नमेंट के दरमियान में हुई थी, गवर्नमेंट के स्टे के दौरान में हुई थी। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, आई स्टिल थिंक इसका आंसर ये जो है वो किसी हद तक डायलॉग में है, किसी हद तक उसके अंदर फोर्स भी होगी, किसी हद तक उसके अंदर कुछ और ममालिक के रोल भी आएगा, किसी हद तक उसके अंदर जो अवाम है, जो जिरगा सिस्टम है फ्रॉम विद इन, क्योंकि ये जो इनकी जो नर्सरी है वो तो इसी इलाके से है ना। तो उस इलाके के जिनको हम मशरान कहते हैं या बड़े कहते हैं, जैसे जरगा सिस्टम है वैसे पंचायत है, वैसे बाकी चीज होती, ये सारे फिर बैठ के आपस में डिसाइड करते हैं कि इसका क्या होगा और नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो जाता होता है, ये सारी चीजें हो जाती है। और जब आप दिस इज द टाइम ना कि ये वक्त है सर, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, जो सारी चीजें भी आपने पूरे फिगर के बड़े तफसीलन आपने बताया कि माजी में क्या हुआ और क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहब, तो स्टेक होल्डर बैठ के इसके ऊपर आप लोग कंसेंसस क्यों नहीं कर पा रहे? जी, इन्हीं की हुकूमत में आए हैं ना, ये कहते हैं खान साहब ने नहीं लेकर आए। आपकी हुकूमत में कोई नहीं आया सर, दौरे हुकूमत में? सेनेटर साहब मैं बताता हूँ, ड्यूरिंग पीटीआई कोई नहीं आया। अच्छा। पीटीआई अक्टूबर, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अक्टूबर 2021 में फर्स्ट टाइम ये चीज प्रपोज हुई थी आपकी सिक्योरिटी के अंदर, और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो सारा उनको ब्रीफिंग दी थी। उसके बाद जो पहली बार जो गवर्नमेंट यहां से गई थी जिस पे ये बात फर्दर हुई थी, मैं बता रहा हूं जून 2022 में किसकी गवर्नमेंट थी? पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, वो सीजन 1। उसके बाद फिर अक्टूबर जुलाई 2022 में दोबारा हुई थी, लेकिन रिपैट्रिएशन स्टार्ट 2022 थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी। अक्टूबर 2022। मैं आपको डेट्स बता रहा हूं। ये आपने फिर समर साहिबा कुछ आपको रिस्पांस करना चाह रही हैं? जी जी, आप देखिए जी, इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि महमूद खान साहब चीफ मिनिस्टर थे और उनकी दौर में ये इस तरह की एक रिपैट्रिएशन हुई। जब रिपैट्रिएशन हुई तो वहाँ पे लोकल लोगों ने
अमन पासून के नाम पे, जिस मीन्स दैट पीस अपराइजिंग, जिसकी लिटरल ट्रांसलेशन है पीस अपराइजिंग, वो एक गैर सियासी एक अपराइजिंग थी, बिकॉज लोकल लोगों को पता चल रहा था कि एक बड़ी तादाद में इन लोगों को वापस रिपैट्रिएट किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जिनको निकालने के लिए स्वात के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी थी, लोगों के कारोबार और क्या कुछ फैमिलीज, घर। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी आदिल साहब, जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन की सक्सेस या लैक ऑफ सक्सेस, जो मुतासरीन हैं उनके साथ कैसा रवैया अपनाया जाता है। देखिए, अगर उन मुतासरीन को कंफर्टेबल किया जाए, उनको इज्जत से रखा जाए, उनको जल्द अज जल्द वापस अपने घरों में भेजा जाए, तो आई थिंक कि अगर कहीं पे टारगेटेड ऑपरेशन हो, डॉक्टर साहब की बात से, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, कहीं पे फोर्स और कहीं पे जिरगा, कहीं पे नेगोशिएशंस, ये दोनों चीजें टैंडम में चलेंगी तो ये चीज सक्सेसफुल होगी। एक अच्छी चीज़ है कि आप दोनों, आपका तो कम से कम दोनों जो है कंसेंसस, क्योंकि आप दोनों का ताल्लुक भी उसी इलाके से है, एक कंसेंसस दोनों जमातों में होगा ना हो, आप दोनों शख्सियात में तो है। चलें अपनी लीडरशिप को भी ये मैसेज दें, क्योंकि लोग हर बंदा इस पे होगा। और आई थिंक एक बात और मैं ऐड करना चाहूँ कि अवाम में जो हमारे ट्राइबल सिस्टम है उसमें भी थोड़ी सी एक आगाही होनी चाहिए। बाजवड़ में एक सालारजई ट्राइब है जिसने बहुत अरसा पहले कह दिया था कि हम बिल्कुल टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम अपने बीच में किसी आउटसाइडर को पनाह नहीं देंगे। तो वो अब इस ऑपरेशन की जद से मुझे इम्कान है और उनको भी इम्कान है कि वो बच जाएंगे। तो आई थिंक हम ये मॉडल भी जो अपने उनको दिखा सकते हैं कि अगर आप अपने खुद रखवाली करें, जो भी मॉडल बनाना है वफाकी और सूबाई हुकूमत और जो आपकी स्टेट है मिलकर बनाए, और एक कंजेक्टिव पॉलिसी उसके ऊपर बनाए, एक मुस्तसी हो। ये ना हो कि हर 4-6 दिन बाद कभी मुज़ाकरात और कभी ऑपरेशन, ये नहीं होना चाहिए। दोनों मौजूद में आने को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे। ब्रेक के बाद अरशद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। भारतीय एयर चीफ की जानिब से आज कुछ मज़ाक़ा खेज़ किस्म के दावे जो हैं वो आज सामने आए हैं, उसको शामिल गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बारके हक के दौरान हमने देखा कि जो इंडियन मीडिया था वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के हवाले से मुख्तलिफ दावे जो है वो करता रहा। वो चीज़ें वो काम, वो उस तरह के दावे जो है जो इंडियन मीडिया भी नहीं कर पाया, वो आज इंडियन एयर चीफ जो है उन्होंने किए हैं। समझ नहीं आता कि 3 माह बाद किस तरह उनको ये सारी चीज़ें जिनका ख्याल आ गया। मोदी जो है वो पार्लियामान में वो बातें नहीं कर पाए, उनकी जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर डिफेंड नहीं कर पाई, लेकिन ये साहब आज जिस तरह की उन्होंने बातें की इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ हैं। थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका तारुफ करा दूं। एयर रिटायर्ड अरशद मलिक साहब में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये बता दें कि ये किस तरह 3 माह बाद याद आ गया, ऐसे मज़ाक़ा खेज़ चीज़ें और मतलब मुख्तलिफ नौइयत के दावे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब कि जहाज़ तो उड़ नहीं रहे, आज वो खुद मुझे महवे परवाज़ लग रहे थे। देखें, सबसे पहले तो वो मुक्का जो बाद में याद आए वो अपने ही मुंह पे मार लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जे सरदार गल ना करदा तो फिर कौन करदा। तो सरदार जी हैज़ लिव्ड अप टू हिज रेपुटेशन कि जेड़ी उन्होंने दी है ना स्ट्रीट थिंकिंग लॉजिक। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप किसी मुल्क में जब आप जंग करते हैं या इस तरह का इनकाउंटर होता है तो हर तरफ से क्लेम्स आते हैं। जब हमने पहले क्लेम किया तो उसको पहले तो इन्होंने माना नहीं। हमने कहा कि आप अपनी, जो फिर राफेल कंपनी ने कहा कि हमारे जहाज़ गिरे हैं, तब ये बिल्कुल चुप हो गए। फिर इनके एम्बेसडर्स ने और इनके जो डिफेंस अटैची थे और इनकी अपनी पार्लियामेंट में, जैसे आपने बताया, आज तक इस पर कोई अपडेट नहीं हुई। दूसरा, ये जब 2019 में भी इन्होंने क्लेम किया था कि F-16 खुदा ना खास्ता हमारे गिर गए, तो इसमें बड़ा क्लियर होता है आदिल भाई, इसमें आप ये करते हैं कि आप पहले सबूत इस तरह लेके आते हैं कि आप अपना रेडार पिक्चर और वो जो इनके मलबा होता है जहाज़ का वो दिखाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जो कंपनीज होती हैं वो ट्रैक कर रही होती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होगी जो इन्होंने कही है। हम तो राफेल कंपनी के थ्रू इसको साबित कर चुके हैं, और बाबा ट्रंप ने भी फरमा दिया था, जो कहा आजकल मुसल्लमा हकीकत है, उन्होंने भी फरमाया कि जब 5 के करीब, जबकि हमारा दावा है 6+1। अब इस दावे को तो इसी तरह साबित किया जा सकता है कि हम अपनी इन्वेंट्री को सामने ले आते हैं और जो अमेरिकन कंपनी है वो पूरा ट्रैक रखते हैं एक जहाज। मतलब सरदार जी वॉज मतलब हाई ऑन समथिंग, मतलब ये लग रहा था आज उनकी बातों से कि सरदार जी आज बड़े जोश में थे, पता नहीं किस चीज़ के जोश में थे, समझ नहीं आया। मतलब वो उस ये जो एयर फोर्स उसके चीफ है
जो मार्के हक के दौरान अपने जहाज़ 300 किलोमीटर पाकिस्तानी बॉर्डर से दूर ले गए डर के, और आज इस तरह का बयान। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तस्दीक का तरीकाकार क्या होता है, ये जरा बता दें। 2-3 तरीके होते हैं। मैं एक और आपकी इजाज़त से एक बात कहना चाहूँगा। अगर आपको याद हो कि जब पहले दिन इनकाउंटर हुआ तो उसके 2 दिन इंडियन एयरफोर्स कहीं नज़र नहीं आई, तो एक कोलैप्स हो गया था, एक घोस्ट एनवायरनमेंट उनके लिए आ गई थी, जिसकी वजह से, और मेरा ये मानना है, मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि मोदी ने अगले 10 सालों के लिए इंडियन एयरफोर्स का बेड़ा गर्क कर दिया। उनके सोचने समझने की सलाहियत, उनके जहाज़ों को इस्तेमाल करने की सलाहियत और उनकी स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन को उसने तबाह कर दिया। जो आपने सवाल किया उसमें बड़ा मुसलमा तरीका ये होता है कि हम रेडार पिक्चर देख रहे होते हैं, जो कि एक पायलट के पास भी होती है, वो रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद आपके जो ग्राउंड रेडार्स होते हैं, ग्राउंड सेंसर्स होते हैं, उनके ऊपर रिकॉर्डिंग होती है, और वो ब्लिप गायब होते हैं, उनका डेटा आ होता है, वो एकदम से गायब हो जाता है। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। वो राइटर्स ने बल्कि बताया ना किस तरह हम चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके किस तरह जो है पूरा राइटर्स ने बड़ी डेप्थ के साथ, मेरी भी जो सईद शाह साहब हैं राइटर्स के, यहाँ पे मेरी उनसे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, एंड वी केप्ट सिटिंग फॉर 3 days, जिस पे वो मुझे डेलिब्रेट करते रहे कि सर ये बताएं, ये बताएं। उसके बाद ये आर्टिकल आया। फिर उससे सबसे बढ़ के बात होती है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, भले वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हो, भले फाइटर एयरक्राफ्ट हो, और वो उन जहाज़ों को ट्रैक कर रहे होते हैं, उनके इंजन्स के परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे होते हैं, पार्ट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आज आप अमेरिका में फ़ोन करें, उन्हें कहें जी कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के खुदा न खास्ता 6 जहाज़ गिरा दिए, हमें कन्फर्म कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो एक स्टोरी चल रही है, जो ट्रम्प जिसका तस्करा कर रहे हैं, तैयारे ज़मीन पर रोज़ाना उसकी एक नई हम देख रहे हैं किस ट्रम्प जो है वो जारी कर रहे होते हैं। 32-34 बार बता चुके हैं कि सालसी मैंने की और किसके कहने पे की, अब ये आना बाकी रह गया। चलें, तो इस पूरी सूरत हाल में जिसका हम तस्करा करें, ये है जो हजीमत है इंडिया विद इन इंडिया, जो पार्लियामान में जो कुछ हुआ, जिस तरह के सवाल है, क्या ये उसको काउंटर करने के लिए अपनी जो लोकल ऑडियंस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए? Absolutely, there are no two ways about it। उन्होंने अपने अभी तक पार्लियामान में तो इस पर बहस नहीं कही। उन्होंने बार बार उनकी जो अपोजिशन है बार बार कह रहे हैं कि आप हमें आके बताएं। दूसरा, एयरफोर्स की तरफ से जो उनकी डीब्रीफ हुई थी, और आपकी भी एयरफोर्स से डीब्रीफ हुई थी, अगर आप उन दोनों को मुवाजना करें तो जो लॉजिक एयरफोर्स और ISPR का था, और जो उनके एयर मार्शल भारतीय थे जो कि जवाब देने से हिचकिचाते थे और अपनी जिम्मेदारियां दूसरों को ट्रांसफ़र कर रहे थे कि अगर आप जवाब दे दें। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें बड़ी वाज़ेह है कि देखें, आपने ऑफेंसिव किया और आपका ख्याल था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों में शायद वो सलाहियत नहीं है, और वो जो ऑफेंसिव पंच आया आपके पास और जिसने आपको बिल्कुल शिकस्तबोज़ कर दिया, उसकी हजीमत को मिटाने के लिए, दुनिया में रेलेवेंस बनाने, और अल्हम्दुलिल्लाह उस सारे जो इवेंट हुआ उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक रेलेवेंट स्टेट, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट और एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, और वो स्टेट जो कि न सिर्फ अपने मुल्क, अपने रीजन, बल्कि आसपास के मुल्कों के लिए भी एक पॉजिटिविटी। आजकल तो बात ही कुछ और होगी ना, आजकल तो हम ब्रदर इस्लामी मुल्क और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपने साबित किया दुनिया के सामने। अच्छा सर, ये बताएं कि S-400 रशियन मेड जो है हमने उसको तबाह किया, उसी तरह की ही वहाँ से बातें हो रही हैं कि हमने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको भी नुकसान पहुँचाया। देखिए, मैं इसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो एयर हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क सेंटर था, उसके अंदर पूरी चीज़ें वाज़ेह नज़र आ रही थी और उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी। कोई एयर डिफेंस सिस्टम आपका तबाह नहीं हुआ। एक हमारे मिसाइल फायरिंग सिस्टम के ऊपर इन्होंने अटैक या ये जो ब्रह्मोस मिसाइल ज़रूर फायर हुआ था, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है, और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको थोड़ी सी सीक्रेट भी बता रहा हूँ कि जब हमने वो मिसाइल फायर किया जो कि ब्रह्मोस की बैटरीज पे जाके लगा, उसकी एक नेचुरल मनूवर ये होता है कि आप उस जगह को चेंज करते हैं। इनके उस वक्त ड्रोन्स थे, सर्वेलेंस पे थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हमने अपनी बैटरी को रिट्रीव किया, उस जगह से हटाया, उसी जगह पे आके ब्रह्मोस लगा। मैं इसको मानने में, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कोई रेडार तबाह नहीं हुआ। अटैक ज़रूर हुए, ऑब्वियसली ब्रह्मोस मिसाइल आएंगे तो गिरेंगे भी, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो ब्रह्मोस जो थे इन्होंने अफगानिस्तान की तरफ भी मिस फायर किए। तो फायरिंग तो हुई है, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह की ख़ास करम नवाजी थी कि हमें किसी ऐसे बड़े नुकसान का सामना नहीं। अच्छा ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो अपनी एक प्रोफेशनल आर्मी है, इंडियन आर्मी भी, मतलब दुनिया की एक बड़ी आर्मी है, लेकिन अपने जो सियासी अज़ाइम है उसके लिए उसको यूज़ कर रही है, और वो भी सामहो यूज़ हो रहे हैं और अपने आप को खुद से ही मलाइन कर रहे हैं। आखिर में समझ ये बता दें कि ट्रम्प जिस तरह बात कर रहे हैं
मतलब आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? कब तक ट्रंप ये भी कह देंगे कि इंडियंस ने आके रो पीट के कहा जी सीज फायर करवाएं और जान छुड़वाएं? कितने दिन बाकी हैं इसमें? जो ट्रंप साहब हैं वो एक बड़े मज़ेदार शख्सियत हैं, करैक्टर आप कह सकते हैं। मैं और उनके ऊपर मैं ये भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा, अपने तजिए के मुताबिक वो आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते कि कल वो क्या। लेकिन मेरे ख्याल में जो हालात जिस तरफ हिंदुस्तान की क़यादत उसको लेके जा रही है, जो अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही है, उसमें कोई बात नहीं है कि ट्रंप साहब आके हकीकत बता दें कि ये किस तरह आके मेरे घुटने पड़े थे और किस तरह मुझे, और ये हकीकत है। इन्होंने ये सोचा था खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस इस काबिल नहीं है कि अपना दिफा कर सकें, लेकिन जब ये दिफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा से हुआ तो इन्होंने अमेरिका, इजराइल और उनके हवारियों को चौंकने पे मजबूर कर दिया था। तो ये उस सारे सिलसिले को ये किसी तरह से न्यूट्रलाइज, लेकिन आपने जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप ऑपरेट करें, मेरे ख्याल में इसको अगर आप मज़ीद तक़वियत दें, इसका दायरा फैलाएं, इसको कंसिस्टेंसी से लेके चलें ताकि हम इसको एक्सप्लॉइट सही मानों में कर सकें। ठीक है, जो बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जो हम देख रहे हैं पूरा मामला जो है वो पब्लिक गैलरी को जो इंडिया में है वो सेटिस्फाई करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर, इंडिया में बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं। देखते हैं कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फॉल्स फ्लैग ही बयान और सारी चीज़ें फॉल्स फ्लैग हमें नजर आ रही है। दुनिया ने ना उसको पहले बाय किया है, ना ही इस तरह के जो बयान उनकी जानिब से आए हुए हैं। शायद विद इन इंडिया कुछ ना कुछ वो अपने लिए, अपने लोगों को जो है सेटिस्फाई कर, लेकिन दुनिया इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।